इंसीडियस चैप्टर 2 फिल्म की कहानी आज समझाई जाएगी। इंसीडियस भाग 1 के अंत में दिखाया गया था कि जोश खुद को भूतों की दुनिया में भेजता है ताकि अपने बेटे डाल्टन को बचा सके। वह अपने बेटे को उस दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लाने में सफल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने में वह अपनी आत्मा को उस भूतिया दुनिया में पीछे छोड़ देता है क्योंकि जोश के शरीर पर दी ब्राइड का कब्जा हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में 1986 का समय दिखाया जाता है। यह वह समय होता है जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस यंग होती है और वह जोश की मां लोरेन के घर जाती है। यहाँ जोश भी एक छोटा बच्चा होता है। जोश की मां लोरेन एलिस को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिनमें एक दुल्हन जैसे दिखने वाले भूत को जोश की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा जाता है। एलिस जांच के दौरान जान जाती है कि जोश में मृत लोगों की दुनिया में प्रवेश करने की शक्ति है। इस शक्ति के कारण एक भूत उसका पीछा करता है। ये केवल इतना ही नहीं बल्कि वह जोश पर कब्जा करना चाहता है। एलिस को भी इस बुरी शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है जो उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। इसके बाद एलिस और लोरेन इस घटना और जोश की इस शक्ति से जुड़ी सभी यादों को मिटा देते हैं। 25 साल बाद वर्तमान समय दिखाया जाता है जहां एक पुलिस अधिकारी जोश की पत्नी रेनी से एलिस की मौत के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। रेनी पुलिस अधिकारी को अपने घर में हुई भूतिया घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस पर विश्वास नहीं करता। वह रेनी से कहता है कि अगर एलिस की गर्दन पर मिले उंगलियों के निशान जोश के निशानों से मेल खा गए तो जोश पर आरोप लगेगा। जोश अपने परिवार के साथ अपनी मां के घर में रहने चला जाता है, लेकिन रेनी वहां भी कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव करती है, जैसे कि संगीत बजाने वाला उपकरण और पियानो अपने आप बजने लगते हैं और उसकी छोटी बेटी किसी को देखकर रोने लगती है। वह अचानक अपने झूले से गिर जाती है। रेनी ये सब जोश को बताती है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता और गुस्सा हो जाता है। जोश रेनी को बताता है कि जब वह मृत लोगों की दुनिया से वापस आया तो एक राक्षस उसका पीछा करता हुआ आ गया जिसने एलिस को खत्म कर दिया। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है और रेनी को इस बात को मानना ही होगा। अब दिखाया जाता है कि एलिस के साथी जो भूतों के विशेषज्ञ होते हैं एलिस के घर जाते हैं। वहां वे एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलते हुए देखते हैं। जब वे उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें 1996 का एक पुराना वीडियो टेप मिलता है। ये वही वीडियो टेप होता है जो एलिस ने जोश के बचपन में उसकी जांच के दौरान बनाया था। वे दोनों विशेषज्ञ ध्यान से देखते हैं कि वीडियो में जोश के पीछे कोई खड़ा है और जोश उससे बात कर रहा है। दूसरी ओर लोरेन जब डाल्टन के पास होती है तो वह सोते हुए कहता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लोरेन को अपने घर में एक सफेद कपड़ों वाली महिला दिखती है जिसे वह डर जाती है और जोश को बताती है, लेकिन जोश इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता और उल्टा लोरेन से गलत तरीके से बात करता है। अगली सुबह डाल्टन बताता है कि जब पिछली रात लोरेन उसके पास थी तब वह ये सोच रहा था कि यह सिर्फ उसका सपना है, लेकिन वास्तव में सफेद कपड़ों वाली महिला लोरेन के पीछे खड़ी थी। डाल्टन यह भी बताता है कि जोश अक्सर अकेले में किसी अनदेखी चीज से बात करता है जिसे डाल्टन बहुत डर जाता है। रेनी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पुलिस अधिकारी का फोन आता है जो बताता है कि एलिस की गर्दन पर मिले उंगलियों के निशान जोश से मेल नहीं खाते, लेकिन यह बात रेनी को हजम नहीं होती क्योंकि उसने खुद देखा था कि एलिस को जोश ने मारा था। इसके बाद रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती है और रेनी काले कपड़े वाली बूढ़ी ब्राइड का सामना करती है। फिर रेनी को अपनी छोटी बेटी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है। रेनी जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की ओर भागती है, लेकिन कोई अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। किसी तरह रेनी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन उसे अपनी बेटी वहां नहीं मिलती। तभी किसी दूसरे कमरे से फिर से राक्षस की आवाज आती है। अचानक एक बूढ़ी औरत की आत्मा रेनी पर हमला कर देती है, जिससे रेनी बेहोश हो जाती है। लोरेन तुरंत एलिस के एक साथी भूत विशेषज्ञ से मिलती है और उसे बताती है कि राक्षस अब भी उनके घर में मौजूद है और उनके परिवार की जान खतरे में है। वह दोनों से मदद मांगती है। वे दोनों लोरेन को वही पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें जोश के पीछे एक साया नजर आता है। जब वे वीडियो को जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि वह साया कोई और नहीं बल्कि युवा जोश ही है। ये देखकर लोरेन बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह एलिस के साथी भूत विशेष को बुलाती है। वह वरिष्ठ विशेषज्ञ आत्माओं से संपर्क करने के लिए पासे डाइस का उपयोग करता है और एलिस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है। एलिस की आत्मा उन्हें एक संकेत देती है कि उन्हें उस अस्पताल जाना होगा जहां लोरेन पहले डॉक्टर के रूप में काम करती थी।
अजीब बात यह होती है कि वह अस्पताल बहुत समय से बंद पड़ा था। जब वे अस्पताल के अंदर जाते हैं तो लोरेन को एक पुरानी घटना याद आती है। कई साल पहले वहां एक मरीज पार्कर भर्ती हुआ था जो बहुत रहस्यमयी था। जब जोश एक बार अपनी मां के साथ वहां गया था तो उसी मरीज ने अचानक जोश पर हमला कर दिया था। लोरेन कई दिनों बाद अस्पताल की लिफ्ट में उसी मरीज का सामना करती है। जब वह उससे बात करती है तो वह कोई जवाब नहीं देता। फिर लोरेन एक नर्स से उसकी शिकायत करती है कि मरीज पार्कर अस्पताल में आराम करने के बजाय इधर उधर घूम रहा है। नर्स एक चौंकाने वाला सच बताती है कि ये मरीज तो कल ही आत्महत्या कर चुका था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि एक राक्षस जोश को धमकी दे रहा होता है कि वह उसके परिवार को खत्म कर देगा। होश में आने के बाद रेनी बहुत डर जाती है। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है और रेनी अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे देखने के लिए दौड़ती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। रेनी जोश को बताती है कि सफेद कपड़ों वाली एक औरत ने उस पर हमला किया था और अब भी कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन जोश उसकी बात से असहमति जताते हुए उसे इन आत्माओं को नजरअंदाज करने की सलाह देता है। अचानक पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वे दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। फिर रेनी वही धुन पियानो पर बजाती है जो उस समय बज रही थी। तब जोश उसे संगीत बंद करने के लिए कहता है। रेनी जोश से पूछती है, बताओ ये कौन सा गाना है? लेकिन जोश को कुछ भी याद नहीं आता। रेनी ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ये धुन उसने खुद जोश के लिए बनाई थी। ये बात उसे और परेशान कर देती है। दूसरी तरफ सभी भूत विशेष चीन लोरेन को लेकर मरीज पार्कर के घर जाते हैं। जब एलिस के दोनों सहयोगी ऊपर की मंजिल पर जाते हैं तो वे एक बच्चे का कमरा खोज निकालते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वहां सिर्फ छोटी बच्चियों के खिलौने होते हैं, जबकि पार्कर एक पुरुष था। वहां उन्हें एक छोटी लड़की की आत्मा दिखती है जो उनसे कहती है, यहां से चले जाओ, नहीं तो वह मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर देगी। वे दोनों डरकर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। डाल्टन कुछ आवाजें सुनकर जाग जाता है। वह एक डरावनी आत्मा का सामना करता है जो उससे मदद मांगती है। उसी समय कई राक्षस डाल्टन पर हमला करने के लिए वहां आ जाते हैं। डाल्टन खुद को बचाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। तभी रेनी वहां पहुंचकर उसे शांत कर देती है। लोरेन पार्कर के घर में एक बड़ा फोटो फ्रेम देखती है जिसमें वही सफेद कपड़ों वाली महिला एक बच्चे के साथ खड़ी होती है। यही महिला दोनों भूत विशेषज्ञों को पहले दिखी थी। फिर एक दुष्ट शक्ति लोरेन पर हमला करती है और एक भारी झूमर गिरा देती है। लेकिन एलिस का सहयोगी समय रहते लोरेन को बचा लेता है। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें यहाँ एलिस की आत्मा ने नहीं बल्कि पार्कर की मां की आत्मा ने बुलाया था। यही सफेद कपड़ों वाली महिला असल में एक दुष्ट आत्मा थी। फिर वे एक गुप्त कमरे की खोज करते हैं जहां उन्हें एक काली शादी की ड्रेस और पुरानी अखबारों से भरा एक बॉक्स मिलता है। एलिस का सहयोगी ये पता लगाता है कि पार्कर एक काली शादी की ड्रेस पहनता था और खुद को एक महिला मानता था। वह छोटी लड़कियों की हत्या करता था और उसकी मृत मां की आत्मा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती थी। जो काली पोशाक वाली महिला बचपन से जोश का पीछा कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि पार्कर की आत्मा थी। अब एलिस का सहयोगी यह भी समझ जाता है कि जोश के शरीर पर अब पार्कर की आत्मा का कब्जा हो चुका है। यही कारण है कि जोश की आत्मा मृत लोगों की दुनिया में फंसी हुई है। अगले दिन लोरेन रेनी को सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि सबकी जान खतरे में है और जोश के शरीर में कोई दूसरी आत्मा है। वह सुझाव देती है कि बच्चों को जोश से दूर रखना चाहिए। दूसरी ओर एलिस के सहयोगी जोश के घर जाते हैं ताकि वे पार्कर की आत्मा को जोश के शरीर से निकाल सकें। एलिस के दो सहयोगी बाहर वैन में रुकते हैं जबकि वरिष्ठ भूत विशेषज्ञ घर के अंदर जाता है। वे जोश और वरिष्ठ भूत विशेषज्ञ की बातचीत को वैन से सुन रहे होते हैं। वरिष्ठ भूत विशेषज्ञ एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन निकालता है ताकि जोश को अचेत कर सके। जब जोश पानी का गिलास लेने अंदर जाता है तभी वह अचानक वापस आकर एलिस के सहयोगी से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर वह भूत विशेषज्ञ जोश के छुपे हुए हाथ की ओर ध्यान देता है। जब भूत विशेषज्ञ जोश से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जोश जवाब देता है, अपने पासेदाई से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। जोश के शरीर में मौजूद पार्कर बोलता है, मेरी मां की आत्मा ने मुझे बताया कि तुमने कल रात पासे डाइस का सही उपयोग किया था। इसका मतलब था कि उसे पिछली रात की घटनाएं याद थीं। तभी एलिस का सहयोगी पासे फेंकता है जिस पर चाकू लिखा आता है। इसके बाद जोश यानी पार्कर
चाकू निकालकर एलिस के वरिष्ठ सहयोगी पर हमला कर देता है। यह सुनकर एलिस के अन्य सहयोगी भी वरिष्ठ सहयोगी की मदद के लिए घर के अंदर आते हैं, लेकिन जोश अपना नियंत्रण खो देता है और दोनों सहयोगियों को बेहोश कर देता है। इसके बाद वह एलिस के वरिष्ठ सहयोगी को मार डालता है। जोश पर कब्जा जमाए हुए पार्कर एलिस के सहयोगियों के मोबाइल से लोरेन को एक मैसेज भेजता है ताकि वे दोनों घर के अंदर आ जाएं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिस का एक सहयोगी मृत लोगों की दुनिया में जोश की आत्मा को देखता है। तभी एक भूत जोश से कुछ कहता है, लेकिन क्योंकि जोश अभी भी जीवित था, वह न तो उस भूत को देख सकता था और न ही उसकी बात सुन सकता था। वह भूत जोश को बताता है कि उसकी बेटी पार्कर के राक्षस के कब्जे में है और उसके घर की ओर इशारा करता है। फिर जोश उसी राक्षस को अपने घर के सामने देखता है जिसे उसने पहली फिल्म चैप्टर 1 में देखा था। वह राक्षस घर की ओर कदम बढ़ाता है, जिसे देखकर जोश भी उसकी ओर दौड़ पड़ता है। जोश दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। अब बताया जाता है कि रात में घर के दरवाजे पर जोश की आत्मा ही थी, कोई और नहीं। वह आत्माओं की दुनिया में फंसा हुआ था। नीचे आते ही जोश की आत्मा खुद को घर के अंदर पाती है। दरवाजा खोलते ही वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर जाता है और उसे राक्षस से बचा लेता है। जोश उस राक्षस का सामना करता है, लेकिन वह उससे ज्यादा ताकतवर था। तभी एलिस की आत्मा वहां आकर जोश की आत्मा की जान बचाती है। फिर एलिस जोश से कहती है, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, अपनी असली दुनिया में वापस जाओ, और साथ ही उसे अपने शरीर से पार्कर की आत्मा को बाहर निकालकर इस दुनिया में भेजने को कहती है। लेकिन इसके लिए जोश को पार्कर के घर जाना होगा। लेकिन जोश को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब एलिस की आत्मा उसे उसके बचपन के जोश से मिलवाती है। यह वही समय था जब छोटा जोश काले कपड़ों वाली औरत के बारे में जानने के लिए बड़ा जोश के पीछे गया था। जोश छोटे जोश से पूछता है, वह कहाँ है? छोटा जोश उसे उस जगह के बारे में बताता है। दूसरी ओर रेनी और लोरेन घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जोश का शरीर पूरी तरह से पार्कर के कब्जे में था और वह उन दोनों पर हमला कर देता है। लोरेन को एक कमरे में बंद करके वह रेनी को मारने ही वाला था। तभी डाल्टन वहां पहुंचता है और बैट से जोश के सिर पर वार करता है। इसके बाद रेनी अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी ओर जोश की आत्मा एलिस और उसके सहयोगियों की आत्माओं के साथ मृत लोगों की दुनिया से पार्कर के घर की ओर जाती है। वहां वे पार्कर के बचपन को देखते हैं, जहां उसकी मां उसे लड़की के रूप में रहने के लिए मजबूर करती थी और उसे प्रताड़ित करती थी। उसकी मां उसे लड़का नहीं बल्कि लड़की बनाना चाहती थी। इस कारण पार्कर को महिला की पोशाक पहनने की आदत पड़ गई थी और उसकी मां इसके लिए जिम्मेदार थी। तभी पार्कर की मां एलिस और उसके सहयोगी को देखती है और उन पर हमला कर देती है। दूसरी ओर डाल्टन रेनी से कहता है कि वह अपने पिता को मृत लोगों की दुनिया से वापस लाने के लिए वहां जाएगा। डाल्टन सचमुच मृत लोगों की दुनिया में चला जाता है। इस दौरान पार्कर का पूरी तरह से जोश के शरीर पर कब्जा हो चुका था। पार्कर की मां जोश को मृत लोगों की दुनिया में मारने ही वाली थी और वह पार्कर को वास्तविक दुनिया में डाल्टन को मारने के लिए भी उकसा रही थी। तभी एलिस वहां आकर जोश को बचाती है। एलिस पार्कर की मां को मारते हुए उसे कमजोर कर देती है। जैसे ही पार्कर की मां कमजोर होती है, वैसे ही वास्तविक दुनिया में पार्कर भी अपनी शक्ति खोने लगता है। लोरेन वहां पहुंचकर डाल्टन के शरीर को बचा लेती है। एलिस जोश और उसके सहयोगी से कहती है, तुम दोनों अभी भी जिंदा हो, इसलिए अपनी असली दुनिया में वापस जाओ। वे दोनों कई भूतों के बीच से गुजरते हुए असली दुनिया में लौटने का रास्ता खोजते हैं। तभी डाल्टन वहां पहुंच जाता है और अपने पिता और एलिस के सहयोगी को असली दुनिया में वापस ले आता है। जोश अपने शरीर में वापस आ जाता है। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। दूसरी ओर एलिस का सहयोगी डाल्टन और जोश की उन सभी यादों को मिटा देता है जिनमें उन्होंने दूसरी दुनिया की यात्रा की थी, ताकि वे दोबारा उस दुनिया में न जाएं। इसके बाद एलिस के सहयोगी को दिखाया जाता है जो एक घर में जाते हैं ताकि वहां रहने वाली एक लड़की की मदद कर सके जो किसी रहस्यमयी चीज से परेशान थी। एलिस की आत्मा भी उनके साथ थी, लेकिन वह केवल उस लड़की को दिखाई देती थी, दूसरों को नहीं। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।